तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अदालत। सर पिछली क्लास में तुम्हें मैंने बेसिक चीज समझा दी थी जिसका हमें आज डिटेल में पढ़ना है और केस स्टडी क्वेश्चन देखने हैं और कार्टून प्रेजेंटेशन है ना ध्यान लगानी है। सर पिछली क्लास में मैंने तुम्हें डिटेल में बता दिया था एक सवाल, क्या अगर मुकेश अंबानी सर स्टेपलर करेंगे प्रिंट आउट निकालेंगे तो फिर जूबर्ग के साथ है ना 43,000 करोड़ की डील कौन करेगा? ठीक है राइट। अगर मैं झाड़ू पोछा लगाने लगा और मैं ही बच्चों का हैंडल करने लगा और मैं ही पेरेंट्स से बातचीत करने लगा तो फिर पढ़ाएगा कौन? तो हर एक इंसान अपनी 2 लेवल की चीजों को जज करता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या और मेरा फालतू काम क्या है। बात समझ में आई ना? तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ाना और पेरेंट्स से बात करना मैडम के लिए इंपॉर्टेंट काम है पर मेरे लिए वो सेकेंडरी वर्क हो गया है ना राइट। कि भैया जिन बच्चों को हम पढ़ाने आ रहे हैं हम बातचीत ही करते रहेंगे तो उनकी पढ़ाई कब होगी? ठीक है। मैडम के लिए देखोगे तो उनके लिए मेन काम क्या है? पेरेंट्स से बात करना, बच्चों से बात करना और इधर उधर के झाड़ू पोछा लगाना, साफ सफाई करना उनके लिए क्या है? फालतू काम हो गया। तो जब भी आप अपने आप को जज करते हैं कि मेरे लिए फालतू काम को हम मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं रूटीन वर्क, क्या बोलते हैं बाबू? तो जब भी मेरे लिए फालतू काम या रूटीन वर्क इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं उस रूटीन वर्क को अपने जूनियर को दे देता हूं। जूनियर को देना बाबू लोग, जूनियर को देना ही क्या बोला जाता है सर? क्या बोला था निकम्मो? डेलीगेशन ही बोला जाता है ना। रूटीन काम जूनियर को देना ही डेलीगेशन बोला जाता है। पढ़े अब कॉन्सेप्ट याद आ गया राइट। अब देखो यही बात लिखी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक मैनेजर एक बंदा हर तरह के काम हर तरह के टास्क नहीं कर सकता है ना। सीक्रेट वर्ड लिखवाऊंगा चिंता मत करो है ना। अ मैनेजर नो मैटर हाउ कैपेबल कैन नॉट मैनेज और डू एवरी टास्क। ठीक है। अब जैसे देखो ये कितनी बढ़िया बात लिखी है। रानी तुम में राजा, रानी क्या कह रही है? रानी कह रही है अरे राजा साहब अगर आप ही सड़कें बनाओगे तो राज्य और प्रजा को कौन संभालेगा? है कि नहीं बात? तो रानी क्या कह रही है? तुम्हें अपना कुछ काम क्या कर देना चाहिए। और बताओ एक राजा के लिए है ना, एक राजा के लिए सड़कें बनाना क्या है? सेकेंडरी वर्क है, मतलब यूजलेस काम है, बेकार का काम है, फालतू काम है, टुच्चा काम है, रूटीन काम है, उनको उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो भैया तुम सड़क बनाने वाले ठेकेदार को दे दो, वो जो 2-4 पैसे भी कमा लेगा और तुम्हें जो लगता है कि मेरा इंपॉर्टेंट काम बचा तुम राज्य संभालो, पड़ोसी देश से युद्ध चल रहा है तो उस पर ध्यान करो, उनसे बातचीत करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट काम पे ध्यान दो। एक राजा का सड़क बनाना काम नहीं होता तो फिर कोई और राज्य हथिया लेगा, इसलिए ये सब काम करने की आपको जरूरत बाबू नहीं है। तो इफेक्टिव डेलीगेशन, अगर कोई बंदा मैनेजमेंट के गुण पढ़े तो मैनेजमेंट के गुण ये बोलते हैं कि भाई है ना अपनी कीमत खुद पहचाननी होती है। अब इस पे तुम ईगो मत करो, अरे भैया मैं सड़क बना रहा हूं तो क्या हुआ है ना, इंसान तो इंसान होता है। अरे इंसान इंसान होता है, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम क्या है? ठीक है, राज्य संभालना वो ज्यादा जरूरी है कि नहीं बात? तो इसे बुरा मानने वाली बात नहीं है, इसे एक अच्छा शासन करने वाला और अच्छा डेलीगेशन बोला जाता है कि अपना रिड्यूस करो रूटीन वर्कलोड। तो सीक्रेट वर्ड क्या बना? रूटीन वर्क को रिड्यूस करना, डेली वर्क को रिड्यूस करना, अनइंपॉर्टेंट काम को, ऐसे शब्द मिलेंगे तुम्हें एग्जाम में है ना, क्या कर देना? जूनियर को दे देना। अब जूनियर को तुम जो भी काम दोगे, अपने सबऑर्डिनेट्स को तुम जो भी काम दोगे, लिखवा दूंगा है ना, कोई नहीं लिखवा दूंगा, सबऑर्डिनेट को जो भी काम दोगे उसमें क्या बोलेंगे? ग्रांट द अथॉरिटी। क्या बोलेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में पूछी जाती है, अगर मैंने अपने जूनियर को कोई पावर दे दी, अथॉरिटी मतलब पावर, अगर मैंने जूनियर को सबऑर्डिनेट को कोई भी पावर दे दी और यानी कि मान लो प्रिंट आउट निकालने की पावर दे दी फॉर एग्जांपल, हालांकि बहुत छोटा काम लग रहा है पर छोटे मोटे काम में क्या आता है, प्रिंट आउट भी आ जाएगा, या कोई और काम में अगर मैंने अपने जूनियर को दे दी तो ये बताओ अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा, मतलब मेरे लिए जो अनइंपॉर्टेंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मान लो भाई क्या कहते हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, मैडम ढंग से बात नहीं कर रही, अरे मेरे लिए तो अनइंपॉर्टेंट काम है वो, मैडम के लिए तो इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स कह रहे हैं आपके ऑफिस में आते हैं, मैडम बैठी होती है, ढंग से कुछ बताती तो है नहीं, है ना। हमने कहा मतलब कैश क्यों नहीं बताती? अरे फीस पूछो, फीस नहीं बताती, ये पूछो, क्लास पूछो, टाइमिंग पूछो, ये नहीं बताती। ठीक है, सामने बस लैपटॉप खोल के बैठी रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है, हमें तो लग रहा है उनका ध्यान तो है नहीं। तो हमारे लिए तो रूटीन काम है, क्या वो काम वापस छीन के किसी और को दिया जा सकता है? मान लो कई महीनों से 2-3 महीनों से यही शिकायत आ रही है,
फोन मिलाओ, फोन नहीं उठ रहा, ऑफिस में आओ, मैडम नहीं मिल रही, उनसे बात करो तो ढंग से बता नहीं रही, तो क्या उनका काम छीना जा सकता है या नहीं छीना सकता है? छीना जा सकता है। डेलीगेशन का मतलब होता है कि एक टुच्चा काम जो तुम्हारे लिए बेकार है पर दूसरे के लिए तो इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे के लिए जो तुम्हें काम करने के लिए दिया गया उसके तुम उसको काम करने के पैसे भी दे रहे हो, लेकिन वो सामने वाला फिर भी ढंग से काम नहीं कर रहा। यू कैन हैव द अथॉरिटी एंड द पावर टू टेक बैक द डेलीगेशन। तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये येलो पेन से हाईलाइट कर रहा हूं। अथॉरिटी जो आपने अपने जूनियर को दी है वो वापस ले लो भाई, एमसीक्यू में भी आ जाता है ये, बच्चे समझ नहीं पाता बात क्या लिखा है। जो भी अथॉरिटी, जो भी पावर तुमने अपने बाबू जूनियर को दे दी वो वापस ले लो। अगली एक और मजेदार बात, और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ वो सवाल पूछता हूं तुमसे, है ना, एमसीक्यू में भी आता है और क्वेश्चन भी बन सकता है। कंपनी के सीईओ ने एक पीएनएल और बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने के लिए दी टू फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड को, जिसको हमने नाम दिया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने, है ना, जो उनके डिपार्टमेंट का हेड था, कोई है ना, राइट, सीए बंदा, मान लो भाई सीए अनमोल है ना, ठीक है, उसको कहा कि भाई ऊपर से ऑर्डर आया, बैलेंस शीट बहुत जल्दी 1 हफ्ते में बनानी है, जल्दी जल्दी क्या कर, बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर दे। ठीक है भैया, वो मेरे अनमोल रतन है ना। अब भाई हमारे अनमोल रतन ने ऐसे ही पढ़ाई के बीच में मोबाइल चला दिया, एक्स को मैसेज कर दिया घंटे बाद मिलूंगा, ठीक है, राइट, ब्लॉक मत करियो, है ना, ऐसी ऐसी बातें करते टाइम पे पूरा 1 हफ्ता निकाल दिया। क्या निकाल दिया? अब सीएफओ बोल रहा है मैंने अपना काम डेलीगेट कर दिया। क्या कर दिया? मैंने अपना काम किसको डेलीगेट कर दिया बाबू? सीए को। अब सीए ने क्या नहीं किया? काम नहीं किया। सवाल ये उठता है, इस सीए अनमोल इज लायबल फॉर नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम? इस सीए अनमोल इज रिस्पॉन्सिबल? तो आप क्या बोलोगे? आंसर आएगा यस। पहला सवाल समझ में आया। दूसरा डेंजर सवाल जो एग्जाम में आता है, एज अनमोल डिड नॉट वर्क ऑन टाइम स्टिल इज, या कह दो स्टिल सीएफओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क नॉट डन बाय अनमोल। समझो खतरनाक क्वेश्चन। अनमोल तो रिस्पॉन्सिबल है काम ना करने के लिए, उसको तो सजा मिलेगी भाई, तूने काम, कंपनी काम टाइम पास में टाल दिया। अब सीएफओ ये बोल रहा है भाई मेरी गलती क्या है, मैंने तो उसे काम डेलीगेट किया था, है ना, और वो इस काम में क्या था, होशियार भी था और वो कर भी लेता है काम। अरे तो मैंने तो ये काम उसका डेलीगेट किया था, मैंने तो ये काम उसको डेलीगेट किया, तो मेरी गलती क्या है? जो गलती है अनमोल की गलती है। जल्दी बोलेंगे। क्या किसी काम को डेलीगेट करने के बाद जिसने डेलीगेट किया है, क्या वो अपने बॉस के लिए लायबल होगा? नहीं होगा? होगा। तो सबसे डेंजर बात है भाई ये वाली, यस होगा भाई, होगा। ठीक है, महान लोगों ने क्या बताया। अब जैसे मैं हूं, मैंने बोला कि भाई अनमोल मुझे जल्दी जाना, मैं जाता हूं, तुम नोट कर लो, लेकिन ये एसी बंद कर जाना जाते हुए। अब मैंने बोल दिया, मैंने अपना काम तो डेलीगेट कर दिया उसको, वो मजे मजे में क्या क्या खुले छोड़ के पूरी रात यही चलता रहा। अब जब सुबह जो भी आया देखा, अरे ये तो खल रहा, ठंडा हो रहा मामला, चिल्ड हो रहा है, ये क्या चक्कर है, रात भर ही चला। तो मैंने कहा था अनमोल गलती, अनमोल भरेगा रात का बिल, है ना। 2 एसी, इतनी यूनिट फूकी, पर यूनिट के हिसाब से अनमोल देगा बिल। तो अनमोल को तो मैं डांटूंगा, क्या मेरे ऊपर जो अथॉरिटी जिसने मुझे बोला कि भाई ये काम तो आपको करके जाना पड़ेगा, तो क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? सारी जिम्मेदारी अनमोल पे छोड़ दूं? बोलो, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं। क्योंकि जो ऊपर अथॉरिटी होती है ना, ऊपर अथॉरिटी होती है सीईओ, वो स्केलर चेन फॉलो करेगी तो इस अनमोल से कभी भी नहीं मिलेगी। सीईओ क्या बोलेगा? सीईओ बोलेगा भाई मैं नहीं जानता अनमोल कौन है, सुन
भाई मैं बैठा हूं मुंबई में, ठीक है, राइट, तू है नॉर्थ हेड और अनमोल है नोएडा हेड। मुझे नहीं पता भाई, मैं नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, गुड़गांव, मुझे क्या पता ये क्या नाटक है? मैंने तो तेरे को जानता हूं और मैंने आज तक उसका नाम भी नहीं सुना। मैंने नहीं सुना भाई अनमोल। अनमोल कौन है भाई? मैंने नहीं सुना। नोएडा में कौन है भाई? तूने हायर किया होगा उसे, तो मैं उससे डायरेक्ट बात करके क्यों बोलूं पंगे, या क्यों उसको कहूं तू क्यों नहीं कर रहा काम, वो मुझे जानता नहीं। तो इसका मतलब व्हेन यू फॉलो द स्केलर चेन इन द मैनेजमेंट, हायर पोजीशन बॉस never interact with lower position employee, therefore manager is still accountable for the work done for the work delegated by him। जो भी वर्क मैनेजर क्या कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है, उसके लिए वो हमेशा क्या रहेगा, बोलो, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, है ना। देखो ये लिख की बात, समझे? क्वेश्चन नोट कर लिया। अब यही नोट करने वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस फॉर्म में, ये लिख की बात। irrespective of the delegation manager is still accountable। accountable मतलब क्या होता है? जवाबदेही, आंसरेबल तो वही होगा, मैनेजर ही आंसरेबल होगा, बैलेंस शीट क्यों नहीं बन रही, ठीक है, बोलो, जमती है बात। अगली बात बहुत ही मजेदार, ठीक है। डेलीगेशन के कितने एलिमेंट है जो कल बताए थे मैंने? 2। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें एक चीज जोड़ दी, डेलीगेशन इज एंट्रस्टेड विद द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच ऑल्सो क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यानी हेनरी फ्योल ने बोला अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल होता है, डेलीगेशन बोलते हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में आंसरेबिलिटी और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, डेलीगेशन। अब बात आती है सर अथॉरिटी क्या होती है ना। अथॉरिटी का चीट कोड लिखो, अथॉरिटी क्या होती है, बुक में लिख लो चाहे, पावर टू कमांड सबऑर्डिनेट। और डिट्टो यही प्रेजेंटेशन, यही पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन एग्जाम में बनानी है जो मैंने तुम्हें इसमें बना के दे रखी है, एग्जाम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, यही एग्जाम पीपी है, बिल्कुल ये बना के आ जाना। बताओ इसमें किस चीज की कमी है? ये कह रहा है बहुत सारी फाइल मैं चेक करूंगा, ये सब वेट कर रहे हैं। ये बताओ इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग के लिए लोग बाहर वेट कर रहे हैं, आंटी जी देखो घड़ी भी देख रही हैं, है ना, राइट, तो वो फाइल चेक करेगा, मीटिंग करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए ना। अरे तो बिजनेस डील है भाई, तो फाइल चेक करने में टाइम व्यर्थ क्यों कर रहे हो? तो फाइल चेक किसको दे सकते हो? इसमें किस चीज की कमी है? डेलीगेशन। तो लिखोगे नो डेलीगेशन लीड्स टू डिले, यानी कि एग्जाम में आएगा तो नीचे लिख सकते हो डेलीगेशन इज लैकिंग। समझ में आ गई ना। अब अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी मींस गिव पावर टू कमांड द सबऑर्डिनेट, ये चीट कोड, पावर टू कमांड द सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन, अब अथॉरिटी हमेशा कैसे जाएगी, अपवर्ड डाउनवर्ड? पापा तुम्हें पावर देंगे, तुम पापा को दोगे? पापा तुम्हें देंगे, तुम नहीं कहोगे पापा को पापा ये लो पकड़ो चाबी निकाल लो जो पैसा निकालना है, ठीक है ना, राइट। लेकिन पापा तुम्हें क्या दे सकते हैं? पावर दे सकते हैं, इल्ले पकड़ एटीएम निकाल लियो पैसे। तो इसीलिए अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड चलती है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। स्केलर चेन में चलती है, किसमें चलती है बाबू? स्केलर चेन से चलती है। अगली बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अगर डेलीगेशन होती है पावर टू कमांड सबऑर्डिनेट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? लिखो ऑब्लिगेशन टू डू ड्यूटी। ड्यूटी निभाना ही क्या होती है सर? हाँ मुन्ना मुन्नी, ड्यूटी निभाना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल सही साहिल भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ड्यूटी निभाना ही क्या होती है सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी डायलॉग सुना ये वाला, स्पाइडरमैन तो देखी होगी, तो स्पाइडरमैन बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड से एक चीज बोलकर ब्रेकअप कर लेता है, क्या? उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है मैरी जेन। मैरी जेन ही तो होता है, हाँ मैरी जेन होता है। तो बेचारा मैरी जेन को बोलता है कि देख मैं अब थोड़ा आम आदमी नहीं रहा, है ना,
और मेरे पास पावर्स है तो मेरे पास जिम्मेदारी भी हैं, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तू डेट पे बुलाएगी मैं आ जाऊंगा, तू शादी करने को कहेगी मैं कर लूंगा ना, इस तरीके की बात है, आम फैमिली वाली चीजें मैं नहीं कर सकता भाई, है ना, राइट, क्योंकि दुनिया में इतने अपराध हैं, तो इसलिए वो बेचारा डायलॉग मार के ब्रेकअप करता ही है। और हिंदी में पिक्चर मैंने तो भाई हिंदी में देखी थी, तो हिंदी में डायलॉग बोलते हैं बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, तो इस जिम्मेदारी को समझते हुए मैं तुम्हारे साथ, है ना, शादी नहीं कर सकता, इसलिए ब्रेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर भाई तुमने अथॉरिटी में किसी सामने वाले बंदे को बहुत बड़ी पावर दे दी, क्या पावर दे दी, बहुत बड़ी पावर दे दी, तुम्हारे लिए नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसके लिए बड़ी बात है ना, राइट, कि भाई करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है, तुमने अपने जूनियर को बोल दिया 100 करोड़ तक का तू संभाल लियो, है ना। अब टाटाज हो गए, अंबानीज हो गए, 100 करोड़ तो उनके लिए कुछ भी नहीं है ना, राइट, वो कह रहे हैं अरे 1000 2000 3000 करोड़ की डील बात होगी तो हम देख लेंगे, 100 करोड़ तक तो तू संभाल लियो। अब 100 करोड़ रुपए भाई हमारे लिए बड़ी कीमत है, उनके लिए नहीं है, तो उनको पावर दे दी, तो उनको इतनी बड़ी पावर दे दी 100 करोड़ रुपए तक का, है ना, यूनिट फैक्ट्री प्लांट लगाने का, तो उसके ऊपर ड्यूटी भी तो उनकी बड़ी बनती है। तो बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी, बाबू लोग, बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो जब बड़ी शक्तियां दे दी कि 100 करोड़ रुपए तुम्हें देते हैं बढ़िया प्लांट बनाना, है ना, राइट, तो आप बढ़िया प्लांट बनाने के लिए बढ़िया तरीके से ड्यूटी निभाने के लिए भी क्या होने चाहिए, तैयार होने चाहिए, राइट, यानी कि इसे बोलते हैं ऑब्लिगेशन टू डू ड्यूटी, द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म ड्यूटी, है ना, राइट, असाइन, जो उन्हें दी गई है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो होती है सर, अपवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तो ऊपर बताऊंगा ना मैं, पावर कोई मुझे ऊपर से सौंपेगा, ये ले तेरी पावर, और मैं ड्यूटी नीचे से ऊपर सौंपूंगा कि भाई ये मेरी ड्यूटी है, देखो ये मैंने कर दी, है ना, ईमानदारी से करिए, ठीक है, स्केलर चेन में ही चलती है। तो अगर एग्जाम में अगर तुम इसका डायग्राम बना के आओगे ना, तो देखो ऐसे बना सकते हैं, पहले स्केलर चेन बना देना भाई, ए बी सी, तो इधर बना दो चाहे डी ई। अब क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इधर क्या कर सकते हो, एरो नीचे की तरफ अथॉरिटी, और आंसरेबिलिटी तो रिवर्स ही जाएगा, ऊपर की तरफ क्या जाएगा, आंसरेबिलिटी, है ना, समझ में आ गया ना बात। बोलो भैया, डन कर दें, राइट। अब आंसरिटी क्या होता है, ये रहा, when a superior assigns some work to subordinate he is, तो सबॉर्डिनेट आंसरेबल होगा अपने सक्सेस और फेलियर के लिए, ठीक है ना। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब होता है जवाबदेही, हिंदी में क्या बोलेंगे, जवाबदेही, कि कौन जवाब देगा इस काम का, यानी कि आंसरेबल टू द आउटकम, है ना। तो धोनी का डायलॉग है ना, इसलिए चिपका के दिया है कि भाई उसने एक बार बोला था कि टीम हारती है तो टीम के किसी प्लेयर को बुरा वाला ना कहा जाए, आई एम द आंसरेबल, क्योंकि मैं कैप्टन हूं तो मैं ही कौन हूं, मैं ही अकाउंटेबल हूं और मैं ही आंसरेबल हूं। समझ गए ना बात। तो 3 एलिमेंट निकले किसके, डेलीगेशन के। डेलीगेशन के कितने एलिमेंट निकल के आप लोग, 3, कौन कौन से, राइट। अब डेलीगेशन जरूरी क्यों है, डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, पहले ये देखते हैं कि डेलीगेशन जरूरी क्यों है। सबसे पहला सुनो ध्यान से, अगर
अगर कोई भी जो हमारे लिए रूटीन काम है, अगर वो हमने मैडम को सौंप दिया, हाउ टू डील विद, है ना, डील विद पेरेंट्स, अब वो इसमें क्या हो जाएंगी, बोलो, एक्सपर्ट हो जाएंगी। कल को एक ऑफर आया उनके पास, जो होता भी है कई बार, है ना, और इसमें इंस्टीट्यूट बुरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट बुरा भी नहीं मानता। अब उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे काम करते थे, हमने 2 साल काम किया, 1 साल काम किया, फिर एक कॉलेज से ऑफर आया। कॉलेज वालों ने बोला जितना आपको वहाँ पे पेमेंट मिलती थी ना, उससे ज़्यादा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैडम को यहाँ पे मिलते थे 25,000, कॉलेज ने बोला हम आपको दे देंगे 35,000। टाइम वही है जो आप कोचिंग में जाते हो, कोचिंग में जाते हो 11 से 5 या 11 से 6, मान लो कॉलेज में आ जाना 9 से 4, उतने घंटे हो गए, 6-7 घंटे। मैडम ने ओके कर दिया। जो मेरे लिए नॉर्मल काम है, पेरेंट्स से बातचीत करना, है ना, बच्चे से डील करना, पेरेंट्स से डील करना, समझ गए ना, तो ये कॉलेज में भी होता है, ठीक है, राइट। अब उनको इस काम का एक्सपीरियंस हो गया, तो क्या अपने जीवन में आगे बढ़ पाए, नहीं बढ़ पाए, क्या उनका इस काम में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो इसे बोलते हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जब एम्प्लॉय किसी और का जो नॉर्मल काम है उसमें अपने आप को एक्सपर्ट बना लेता है, तो उससे रिलेटेड जॉब उसके लिए और खुल जाती है। तो पता लगता है कि मैडम पहले पढ़ाती थी, मैडम पहले सिर्फ, है ना, सुबह शाम आती थी, कहाँ पर, कोचिंग में, अब वो एक अच्छे कॉलेज में क्या बन गई, काउंसलर बन गई, काउंसलर की जॉब मिल गई और तनख्वाह भी बढ़ गई, है ना, और कॉलेज टू कॉलेज ग्रोथ के चांस भी होते हैं। तो इसे बोलते हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जैसे ये कहता है ना, अबे भाई अपन को पढ़ने का है, डॉक्टर बनने का है, तू बिजनेस संभाल ले, तो सर्किट क्या बोलता है, भाई तुम टेंशन नहीं लेने का, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, बिजनेस मैं संभाल लूंगा भाई। तो एम्प्लॉय का क्या हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये लिखी बात, व्हेन एम्प्लॉय गेट द अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट, इट मेक्स देम डिसीजन मेकर। और जब कोई बंदा डेलीगेशन के बाद डिसीजन मेकर बन जाता है, तो उसकी स्किल इंप्रूव होती है और वो हायर पोजीशन के लिए भी क्या होता है, काबिल बन जाता है। ये तो एम्प्लॉय का फायदा हो गया। मुझे क्या फायदा है बताओ? ये मेरा क्या होगा, वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, अनइम्पॉर्टेंट काम है। तो मैं मोर इंपॉर्टेंट काम को क्या दे पाऊंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस या ज्यादा तवज्जो दे पाऊंगा। तो इसको बोलते हैं डायलॉग सबका साथ सबका विकास। कि तुम्हें अगर कहीं जॉब नहीं मिल रही तो पहले यहां से शुरू कर लो, यहां से शुरू करने के बाद एक्सपीरियंस ले लो कि कैसे बच्चों से बातचीत की जाती है, कैसे डेटा मेंटेन किया जाता है, कैसे बच्चों की ना फोटो लगा के कैसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, बच्चों पेरेंट्स को कैसे क्या डील करना है, सब सीख लिया। तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चले जाओ भाई। अब किसी को जिंदगी भर थोड़ी बांध सकते हैं। अब मैम आती है यहाँ पे, जिंदगी भर थोड़ी वो यहाँ पे नौकरी करेंगी, है ना, उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो क्या होगा, चले जाएंगे। तो इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बुरा नहीं मानता। ये पार्ट ऑफ द गेम या पार्ट ऑफ द बिजनेस है ना। भाई हम भी हो गए, हमारे माँ बाप भी हो गए, तो अगर जॉब कर रहे हैं तो क्या होगा, हायर प्रमोशन के लिए जॉब शिफ्ट कर सकते हैं। अगली बात, जब मैम को पता लगा कि भाई मैंने बच्चों से डील करना, बच्चों का डेटा बनाना, ये सब करना सीख लिया और मेरे पास अच्छे चीजों के भी ऑफर आने लगे, है ना, इससे क्या होगा, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने एफर्ट्स दिखाने की, तो उनके अंदर एक मोटिवेशन जनरेट होगा। क्या कि भले ही ये किसी की नजरों में होगा छोटा काम, लेकिन भाई कॉलेज के लिए सबसे बड़ा काम होता है कि कॉलेज के लिए काउंसलिंग करके ही बच्चा क्या लेता है, एडमिशन लेता है ना। तो कॉलेज वाले तो बहकाते हैं ना, हमारा पिछले साल का पैकेज गया था 1 करोड़ का, तो 20 लाख का बता कितना दिया, 1 करोड़ का, या होगा वो 1000 में से एक बच्चे का, पर दिखाएंगे तो सही ना। ये थोड़ी कहेंगे इतने बेरोजगार थे, वो तो कहेंगे देख पैकेज देख 1 करोड़ का लग गया। तो ऐसे समझाना, ट्रेन करना, कॉन्फिडेंस देना जब आएगा तो एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन आएगा और वो अपनी परफॉर्मेंस को फर्दर भी इंप्रूव करेगा कि भाई अब मैं इस कॉलेज से बड़े कॉलेज में जाऊंगा, इस यूनिवर्सिटी से बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूं एक्सपीरियंस के बेस पर। ठीक है। और फिर क्या होगा, एम्प्लॉय बेटर कोऑर्डिनेट कर पाए, नहीं कर पाएगा, क्यों, एक बार मुझे बताओ। जब सीईओ ने काम किसको दिया था, सीएफओ को, सीएफओ ने काम किसको दिया, अनमोल को। तो ये बताओ सीएफओ कोऑर्डिनेट करेगा अनमोल से या सीईओ करेगा, सीएफओ अनमोल से कोऑर्डिनेट करेगा।
सीईओ कहेगा भाई मुझे क्या लेना देना, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता भाई, मैं मुंबई में बैठा हूँ, वो नोएडा में बैठा है, हम कभी मिले भी नहीं, और हमें, अब मुकेश अंबानी के अगर रिलायंस में अगर मान लो 10,000 इंप्लॉई हैं, 10,000 इंप्लॉय में से 1,000 हाई लेवल के हैं, सीए, इंजीनियर, आईएम, है ना, तो सबको थोड़ी जानते होंगे वो बाई नेम। तो उन्होंने कहा भाई मैं क्यों कोऑर्डिनेट करूंगा, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी स्केलर चेन डिसाइड कर चुकी है कि किसकी पावर, किसने पावर दी, किसकी ड्यूटी है और कौन आंसरेबल है। इट इज ऑलरेडी, बोलो, डिसाइडेड एंड डिफाइंड। दैट मीन्स डेलीगेशन ऑलरेडी डिफाइन who is giving the power, who is doing the duty and who is answerable, है ना, आंसरेबल। तो उससे अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, राइट, कि फालतू के पचड़ों में आप नहीं पड़ोगे, तो सीएफओ ही जिम्मेदारी लेगा पूरी बैलेंस शीट को पूरी करने की। और भैया जब से टोनी स्टार्क गए हैं, जब से दिल में बहुत दर्द हुआ है, तो जब से टोनी स्टार्क गए हैं तो लोग सोचने लगे टोनी स्टार्क का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, स्पाइडरमैन, क्योंकि उन्होंने अपना चश्मा किसको दे दिया था, स्पाइडरमैन को दे दिया था। हाँ, तो ये बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक चीज जानती है क्या, अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना पड़ेगा तो पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को बांटनी पड़ेंगी। लालच मत करो, पता नहीं निभाएगा नहीं निभाएगा। तो भैया जब स्पाइडरमैन को टोनी स्टार्क ने पूरी अथॉरिटी दे दी, तो उन्होंने ये सोच के दी होगी कि एक दिन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी हमारी, और ग्रो करते करते ये लोग भी क्या हो जाएंगे, काम करने में, है ना, परफेक्ट हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होती है कैसे, जब आप डेलीगेशन करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है ना, क्योंकि जो काम आपने आज एक बंदे को दिया है वो नई वेंचर में भी वो काम करने के लिए क्या होगा, रेडी होगा। ठीक है ना, अगर काउंसलिंग का काम अगर मैडम को दिया तो किसी भी नए वेंचर में काउंसलर बनके काम कर सकती हैं। इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। ठीक है, और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर पाते हो कि आपके पास टाइम किसका होता है, इंपॉर्टेंट काम का होता है। और ये बताओ, है ना, आखिरी बात, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ठीक है, हायरार्की बोले तो भैया, ओ भैया, हायरार्की का मतलब, अरे नलायको, हायरार्की मतलब फ्रेमवर्क बोले तो स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, डेलीगेशन ही हायरार्की बनाती है। अब सीईओ ने किसको काम डेलीगेट किया, सीएफओ ने किसको किया, अनमोल को, अनमोल ने किसको कर दिया, एक्स को। तो अब जैसे जैसे मैं काम नीचे डेलीगेट करता हूं, जैसे मैं काम नीचे डेलीगेट करूंगा, नीचे डेलीगेट करूंगा, तो क्या ये मैनेजमेंट हायरार्की हुई कि नहीं हुई, कैसे पता लगेगा, डेलीगेशन से आपने नीचे क्या दी, अथॉरिटी, नीचे वाले को क्या दी, अथॉरिटी, नीचे वाला ऊपर क्या देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी। तो इसका मतलब आपने हायरार्की, जाने अनजाने आपको पता ही नहीं लगा कि हायरार्की बन गई, यानी कि हायरार्की बोले तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपने कॉपी में नहीं बनाया पर दिमाग में बना दिया। ठीक है, अब मैं कॉपी में नहीं कह रहा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन गया नहीं बन गया। आरके जी ने बोला सर सबसे आखिरी में आप जाते हो पढ़ा के, तो आपकी जिम्मेदारी लाइट पंखे बंद होने चाहिए। एक फिर मैंने किसको काम दे दिए, ये मैंने अनमोल को दे दिया, तो जाने अनजाने हायरार्की खुद ही तो बना दी, कॉपी में नहीं बनाई पर बना दी कि यार उन्होंने मुझे कहा, मुझे इसको कहा, तो मैं, ये मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, मैं ऊपर रिस्पॉन्सिबल हो गया। इसका मतलब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब किसी को अथॉरिटी दी जाती है, डेलीगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो डेलीगेशन अपने आप में बेस बन जाता है किसका, हायरार्की का। जो पढ़ना जरा क्या लिखा है, एग्जाम में लिखना पड़ेगा, डेलीगेशन एस्टेब्लिश, ये सुपीरियर, ये सबऑर्डिनेट। इन दोनों के केस में सीएफओ सुपीरियर, ए सबऑर्डिनेट, विच इज द बेसिक ऑफ हायरार्की। इसका मतलब सबसे खतरनाक लाइन जो एग्जाम में लिखनी है, एवरीवन नोज हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम। ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, और ये इसको रिपोर्ट करेगा। एवरीवन नो किसको कौन रिपोर्ट करने वाला है, लिख दोगे एग्जाम में, तो यही डायग्राम बनाना है। ये चैप्टर इसलिए मजेदार लगता है कि हर टॉपिक में क्या बनाओगे, हर टॉपिक में स्ट्रक्चर बन जाएगा।
तो स्ट्रक्चर बना देना है। अब ये बोलते हैं रिलायंस का सीईओ, रिलायंस का सीएफओ, ये सीए, ये मिस्टर एक्स। हर टॉपिक पे आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना के उसे क्या कर सकते हो उस टॉपिक को। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया मेरा, अथॉरिटी एंड, और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोल दो, डेलीगेशन। क्या बोल दोगे, समझ में आई बात। डेलीगेशन ही पढ़ाता हूं, अभी इसके क्वेश्चन करेंगे। अब तुमने ये नहीं पूछा एमडीएच वाले बाबा क्यों बन रहे हैं भाई। एक बार मैंने एमडीएच वाले बाबा तो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन एमडीएच वाले बाबा जी का एक बार इंटरव्यू देखा मैंने, आजादी से पहले, है ना, आजादी के पहले से इंटरव्यू, मतलब बिजनेस चल रहा है उनका, एमडीएच एमडीएच है कि नहीं बात। तो एमडीएच वाले बाबा ने बोला कि भाई मेरी सक्सेस का जो एग्जांपल है ना, मेरी सक्सेस का जो राज है वो है डेलीगेशन, है ना। मैंने कभी भी अपने एम्प्लॉय को चोर नहीं समझा, मैंने हमेशा अपने एम्प्लॉय पे भरोसा किया। किसी ने भरोसा तोड़ा होगा, किसी ने चोरी चकारी भी की होगी, किसी ने धोखा भी दिया होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय ने क्या किया है, ईमानदारी से काम किया है। हाँ बस मैंने जीवन में एक ही चीज रखी, मसाले मैं बनाता था, सीक्रेट मेरे पास है। पैकिंग, डिजाइन, मार्केटिंग, ये सब मैंने अपने एम्प्लॉय पे भरोसा किया। मैंने कहा भाई देखो मुझे मार्केटिंग नहीं आती, मुझे पैकिंग नहीं आती, मुझे डब्बे को पैक करना अच्छे से वो करना नहीं आता कि लोगों को देखने में बढ़िया लगे, पैकिंग जो दिखता है वो बिकता है, पैकिंग बढ़िया हो, है कि नहीं बात। मुझे एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करना नहीं आता। एमडीएच एमडीएच, किचन किंग हो या गरम मसाला, मुझे राइम बनानी भी नहीं आती। असली मसाले सच सच एमडीएच एमडीएच, मुझे गाने बनाने भी नहीं आते। तो मैंने ये सारा काम मसाले के सीक्रेट को छोड़कर, क्योंकि मेरा बेस है, मसाले कूटने के सीक्रेट को छोड़कर मैंने सारा काम डेलीगेट किया है। तो आज एमडीएच वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री में क्या बेच देता है, मसाले बेचता है। तो बाबा जी ने कहा कि भाई हो सकता है मैनेजमेंट के लोग इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हो, पर मैं तो ये काम आजादी से पहले से ही शुरू कर चुका था, है ना। 97 साल के थे और आजादी अब 75 साल हुए हैं आजादी के, ठीक है। तो भाई इसका मतलब क्या है, एक बंदा आजादी से ही डेलीगेट करता आ रहा है चीजों को, और इंडिया में मसालों में सबसे बड़ी कंपनी आज भी एमडीएच है। कोई घर में हलवाई भी लगा हो ना, तो वो ये नहीं बोलता कैच के मसाले लिया ना, गोल्डी मसाले लिया ना, वो क्या बोलता है, भाई मसाले एमडीएच के लगेंगे अगर बढ़िया बढ़िया दावत करनी है तो। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या बना, डेलीगेशन का एग्जांपल एमडीएच, एमडीएच कंपनी। डेलीगेशन का तो कोड है ई से, जी से, एम से, एग्जाम्पल के साथ साथ लिख के आना एग्जाम में, डी से डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एच से आखिरी पॉइंट हायरार्की, और सी से बाबू कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, क्योंकि सबको पता होता है किसको पावर दी है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन आंसरेबल है। बोलो भैया समझ गए सर, जमती जमती बात। चलो दोस्तों अब आते हैं कहां पर, क्वेश्चन नंबर ट्यू पर। लंबी चौड़ी केस स्टडी, एग्जाम में बच्चा घबरा जा रहा है, कह रहा उरी का सारा टाइम तो केस स्टडी पढ़ने में लग जाएगा, मैं पेपर कैसे पूरा होगा मेरा। एक खतरनाक वर्ड जिससे तुम गेम ओवर कर सकते हो, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। ये पता खतरनाक क्यों है, क्योंकि उसने बोल दिया आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अरे कॉन्सेप्ट तो भैया चैप्टर 1 में भी है, 2 में भी है, प्लानिंग में भी है, डायरेक्ट कंट्रोलिंग में भी है, डायरेक्टिंग में भी है, स्टाफिंग में भी है, और प्रिंसिपल में भी है। तो कॉन्सेप्ट तो सारे ही होते हैं ना। तो किस बात से पता लग रहा है कौन सा कॉन्सेप्ट है, पूरे के पूरे बुक नंबर ए से। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ही टफ क्वेश्चंस में माना जाता है।
क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ढंग से कई कई बार रिवाइज नहीं किया होगा ना, जब तक खोपड़ी नहीं चलेगी। इसलिए नहीं कि हम चैप्टर वाला पढ़ रहे हैं, मुद्दा ये नहीं कि हम चैप्टर ये वाला पढ़ रहे हैं, मुद्दा ये है कि मुझे पहचान में किस लाइन से आएगा। हाँ, इस लाइन से। अमन चड्डा एबल टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, यही तो पूछ रहा है कि किस कॉन्सेप्ट से अमन चड्डा ऑब्जेक्टिव पे फोकस करे। तो उसने क्या किया, उसने अपना काम ईशान और वृंदा को सौंप दिया और उन्होंने टाइम पे कंप्लीट भी कर दिया। और ईशान और वृंदा को क्या फायदा हुआ, गॉट अपॉर्चुनिटी टू डेवलपमेंट। तो ये किसे, इसे हम क्या बोलते थे, मुन्ना भाई वाला एग्जांपल, एम्प्लॉय डेवलपमेंट भी तो है। तो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो रहा है और काम जो है उसका कौन हो रहा है, जूनियर कर रहे हैं, और वो किस पे फोकस कर रहा है, मेन काम पर। तो तीनों बातें डेलीगेशन को इशारा करती हैं। जो काम सौंप रहा है वो मेन काम पे फोकस कर रहा है, जिसको सौंपा जा रहा है उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाद में। तो दैट मीन्स, बोलो, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, डेलीगेशन। 4 इंपॉर्टेंस बता दोगे, एमडीएच का एग्जाम्पल है ना, जो कोड लिखवाया, इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये तो क्या ही रखा है इसमें, मोटिवेशन एम्प्लॉय, ग्रोथ। बताओ, पूरी केस स्टडी में सब कुछ बेकार है बजाय जो मैंने येलो लाइन से हाईलाइट कर रखा है बस। इसके अलावा बाकी केस स्टडी बिल्कुल फालतू की बातें इधर उधर की भटकाने को दे रखी है। समझ रहे हो बात? देखते हैं अगला चीट कोड तुम पहचान पा रहे हो नहीं पहचान पा रहे। अबे बहुत आगे निकल गए भैया। क्वेश्चन 20, इससे टुच्चा क्वेश्चन नहीं आया तक एग्जाम में। अब भी टाइम लगा रहे हो। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। अब वो प्रिंसिपल तो पूछ नहीं रहा, वो क्या पूछ रहा है, अगर कॉन्सेप्ट पूछ रहा है तो क्या नाम दूंगा, और अगर प्रिंसिपल पूछता तो मैं फिर प्रिंसिपल के हिसाब से करता, है कि नहीं बात। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब सीधी सीधी बातें पूरी पूरी बिल्कुल साफ साफ बता रखी है। 21, ये बच्चा कहता है ये सर आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन, जो हर बार की तरह मैं तुम्हें कराता हूं कि सर कुछ क्वेश्चन बहके बहके से लगते हैं, नशीले से, कि आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन वो होते कोर्स में से ही है। पढ़ के देखो, वाई मानिक सपोज टू गिव फीडबैक टू अतुल। बच्चा कह रहा है ये कोई क्वेश्चन है, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है, ये क्या पूछ रहे हैं, ये आउट ऑफ कोर्स नहीं है। इसका आंसर बहुत सिंपल है, एज अतुल गिव अथॉरिटी टू मानिक, देयरफॉर मानिक इज रिस्पॉन्सिबल एंड गिव आंसरेबल टू द अतुल। अपवर्ड होगी ना, सिंपल ये लिखना है, एज अतुल गिव्स पावर यानी कि अथॉरिटी टू मानिक, देयरफॉर मानिक इज बाबू रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज आंसरेबल टू अतुल रेगुलरली। दैट इज वाई मानिक सपोज टू गिव रेगुलर फीडबैक ऑफ द वर्क टू अतुल। ठीक है, अगली बात जो मैंने तुम बताइए लिखकर, यस या नो। अगर भैया मैम का फीडबैक सही नहीं आ रहा कि बच्चे क्या कह रहे हैं सही से बता नहीं, तो हम अथॉरिटी क्या ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तीसरा, मानिक को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है फॉर मीटिंग द वर्क रिलेटेड एक्सपेक्टेशन ऑफ अतुल। नहीं, अतुल के लिए तो मानिक रिस्पॉन्सिबल है और अतुल अपने ऑफिस अपने बॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका भी आंसर क्या होगा,
और फिर ये आ गया, इनके बीच में क्या बना दो, डिफरेंस ओरिजिन और फ्लो के बेस में। अब ये ओरिजिन और फ्लो आया तो बच्चा कह रहा है ये भी आउट ऑफ कोर्स है। कि भाई अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस बताऊंगा ओरिजिन और फ्लो में। फ्लो तो तुम पहचान लोगे, फ्लो कैसे पहचान लोगे भाई, अथॉरिटी का तो फ्लो डाउनवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का अपवर्ड। अब ओरिजिन भूल जाता है बच्चा, है ना राइट। तो अब ध्यान से देखेंगे इस आउट ऑफ कोर्ट क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। माने की सपोर्ट टू गिव रेगुलर फीडबैक अबाउट एज he has been granted authority and responsibility so he remain answerable to the outcome। हमने भी ये लिखा ओ भैया, हमने भी ये लिखा। यस, मानिक रीटेक और रीडेलीगेट किसी और को कर सकता है। यस, मानिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम, है ना, क्योंकि उसको ड्यूटी क्या करनी है, बेस्ट ऑफ द एबिलिटी करनी है। अब ओरिजिन देखो, अब इसको ढंग से यहां से GKPL कर लेना। Authority arise from the responsibilities arise from delegated authority और accountability arise from, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये तुम्हें याद ही है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आई, अथॉरिटी देकर, अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो क्या होना पड़ेगा, आंसर भी देना है। तो आंसरेबिलिटी कहां से अराइज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है, अथॉरिटी की वजह से, और अकाउंटेबिलिटी किसकी वजह से होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। और ये कहां से आता है, स्केलर चेन। बोलो भाई, समझ रहे हो बात। ये और बता दो, सृजन वाला केस, लास्ट क्वेश्चन, सृजन। फिर आंसर हो जाता है भाई, इतना ही है पूरा क्वेश्चन। विल सृजन बी स्टिल अकाउंटेबल, है होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये लिखा बिल्कुल सही बात। सर्जन इज स्टिल अकाउंटेबल, स्टिल अकाउंटेबल, स्टिल अकाउंटेबल, बिकॉज responsibility for the work assigned can be delegated, the ultimate responsibility is absolute and cannot be delegated। ultimate responsibility को आप delegate नहीं कर सकते। 10 managers are still accountable and the same extent as before delegation। बोले समझ गए सर। इस तरह क्वेश्चन तुम्हें आएंगे, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन को दोबारा रिवीजन के टाइम पर या दोबारा एग्जाम के टाइम पर करना पड़ेगा, बाकी तो तुम सीक्रेट वर्ड से पहचान ही लोगे। ठीक है, तो उम्मीद है बात समझ में आएगी। अगली क्लास का है ना कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसका सस्पेंस तुम्हें बता देता हूं। सस्पेंस, सस्पेंस ये है कि डेलीगेशन में तो एक बॉस है और उसके नीचे एक बेचारा बहुत ही घबराया हुआ एम्प्लॉई है। सस्पेंस ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि जो टॉप लेवल का जो बॉस है वो पावर्स को इतना सिर्फ एक लेवल पे नहीं मल्टीपल लेवल पे बांट दे। मतलब एक बैठा है ए और वो जेड को पावर बांट दे बिल्कुल आखिरी लेवल पे जाके। इस पावर कैन बी
है ना, इस पावर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लोअर लेवल। ये है आज का सस्पेंस, क्या बिल्कुल लो लेवल तक बांटा जा सकता है या नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, तो ये अगली क्लास में है ना करेंगे।